अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले बात की जाएगी जो सैलाबी कैफियत इस मुल्क के अंदर अभी तारी हुई है। सिंध और बलूचिस्तान के अंदर बारिशों और सैलाब के पेश नज़र हम ये देखते हैं कि अशिया खुर्दनोशी कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो चुका है। जो चीज़ें इस वक्त मार्केट के अंदर 60 से 70 रुपए में फरोख्त की जाती थी वो अब 300-400 रुपए के अंदर फरोख्त होती जा रही है। शॉर्टेज भी देखी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर KPK की साइड पर जो इस वक्त फसलें लगी हुई थी वो तबाहली का शिकार हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ा जो है वो गैप देखा जा रहा है और प्रेडिक्शंस भी ये की जा रही है कि अगले आने वाले 2-3 माह के अंदर शॉर्टफॉल देखा जा सकता है। और जो महंगाई होती चली जा रही है इसको कैसे काबू पाया जाएगा, हुकूमती स्ट्रेटेजी क्या है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर एंकर पर्सन मोहम्मद यासिर ऑन कॉल मौजूद हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जानना चाहूंगा जो सैलाबी सूरत हाल है इससे निपटने के लिए भी रिलीफ फंड्स भी जारी कर दिए गए, लेकिन ये जो फसलें तबाह हो चुकी हैं और अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी, खास तौर पर अगर सब्जियों की बात की जाए या फिर रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों की बात की जाए, होशरबा इजाफा हुआ है बड़ा तेजी से। इसके अंदर कीमतों के अंदर हम देख रहे हैं कि स्केल ऊपर गया है, तो इसको कैसे काउंटर किया जाएगा? थैंक यू सो वेरी मच बिलाल, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मुझे शामिल करने के लिए। बिलाल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी आपने रेज किया है कि ये जो हाई प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है इसको हमारी इकोनॉमी कैसे एब्जॉर्ब करेगी। देखिए, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल है और एक नागाहानी आफत है सैलाब की शक्ल में जिसका हमें सामना है। अब इससे पहले कि अगर नजर दौड़ाई जाए, जो फिस्कल ईयर में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये कि हमें कमोडिटीज को इंपोर्ट करना पड़ा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर इंपोर्ट्स पहले ही बहुत ज्यादा हैं, वहां पर कमोडिटीज इंपोर्ट करना ये एक बहुत ही मुश्किल फैसला था। फिर हमें तकरीबन $10 बिलियन के करीब हमने सिर्फ खर्च किए हैं कमोडिटीज इंपोर्ट करने के लिए, जिसमें वीट टॉप ऑफ द लिस्ट है। अब देखना यह कि ये सैलाब के बाद जो सूरत हाल इमर्ज हो रही है और इससे पहले भी जो सिनेरियो था उसके अंदर हमने देखा कि जो CPI के नंबर्स थे वो बड़ी तेजी से ऊपर गए। फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल करना किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मुश्किल काम नजर आ रहा है, क्योंकि हमें ये पता है, अंदाजा हमें होता है कि जब भी पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा होता है ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि तमाम चीजों पर उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है और वो कमोडिटीज पे खास तौर पर नजर आता है। अभी वो हम चीज को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे कि अब फ्लड की सिचुएशन है। अब ये फोरकास्ट की जा रही है कि आपकी तकरीबन एज मेनी एज 90% के करीब जो आपकी मेजर क्रॉप्स हैं वो सैलाब की वजह से मुतासर हुई हैं, जिसका इफेक्ट ये हुआ है कि इस वक्त टमाटर की जो कीमत है वो 500 रुपए किलो और इसके अलावा आलू और प्याज की कीमतों में भी इसी तरह 100 रुपए से ज्यादा का और कहीं कहीं 200 रुपए से ज्यादा का इजाफा हुआ है। ठीक है। अब गवर्नमेंट इस सूरत में ये कर सकती है कि अभी उनके पास कोई क्रैश प्रोग्राम होना चाहिए। आज की जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है वो IMF के प्रोग्राम के हवाले से है। वो प्रोग्राम ना सिर्फ अप्रूव हुआ है बल्कि उसके अंदर अब एक्सटेंशन भी हो गई है तकरीबन $2 बिलियन की। आपको याद होगा पिछली गवर्नमेंट के अंदर एक बड़ा मुश्किल फैसला किया गया। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस के आने से पहले पेट्रोलियम की प्राइसेस के ऊपर 10 रुपए का रिलीफ दिया था। आउट ऑफ नोवेयर उन्होंने 10 रुपए पेट्रोलियम की प्राइसेस पे कम कर दिए थे और बताया हमें ये जा रहा था कि हमारी टैक्स कलेक्शन क्योंकि इस दफा जो है वो बहुत ज्यादा रही है, इस वजह से हमने वो रिलीफ दे दिया आवाम को, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं था। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा क्राइसिस में इससे पहले भी रही है और इस वक्त भी थी, लेकिन ये जो पिछले 4 महीने रहे हैं ये खासे दुश्वार गुजार थे। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इस सारे इशू को कैसे टैकल करती है। लेकिन ठीक है, अब एक और मसला है यासिर, अगर सब्जियों की बात की आपने जो बताया, स्केल जिस तरह से तेजी से ऊपर जा रहा है, अब हम करेंगे क्या? हुकूमती पॉलिसी क्या होगी? इस वक्त नजर क्या आ रहा है? इंपोर्ट किया जाएगा तो कहां से किया जाएगा? ये भी जरा बता रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क से भी, भारत से भी इंपोर्ट करने की बातें जो है वो सोची जा रही हैं। बिल्कुल बिलाल, आपने ठीक पॉइंट आउट किया। हमारे पास अब यही एक ऑप्शन रह जाता है, क्योंकि अभी हमारे कुछ अर्से पहले तक जब हालात भारत के साथ नॉर्मल थे, इतनी ज्यादा कशीदगी नहीं थी, तो उस वक्त जो हमारी 2 बड़ी कमोडिटी थी जिसमें आलू और प्याज और साथ साथ टमाटर भी, वो हम भारत से इंपोर्ट किया करते थे। ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि वो हालात क्योंकि इस तरह कशीदा रहे कि हमारी जो बॉर्डर्स बंद होने की वजह से वो इंपोर्ट्स भी रुक गई। फिर हमने दीगर ममालिक से ये चीजें इंपोर्ट करना शुरू कर दी, जिसमें चाइना सर फहरिस्त रहा, जहां से हमने सबसे ज्यादा कमोडिटीज को इंपोर्ट किया। बाकी जो फ्रूट्स के आइटम थे उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी हम जो दीगर ममालिक से मंगवा रहे थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस हंगामी सूरत हाल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या डिसीजन लेती है।
क्योंकि जिस तरह की शॉर्टेजेस अब एक्सपेक्टेड है उसके लिए आपके पास सिर्फ यही एक रास्ता रह जाता है, और दूसरी सूरत में आपको चाइना से मजीद जो है वो ठीक है। इंपोर्ट्स करनी होंगी। लेकिन अभी एरिया ऑफ कंसर्न यही है तमाम जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं कि पाकिस्तान वो पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि सबसे मुश्किल मरहला अब जो शुरू होगा वो रिहेबिलिटेशन का है। अच्छा, अभी जैसे क्योंकि फूड फूड क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं, फिर आपने ये भी बताया कि आईएमएफ की जानिब से रिलीफ भी मिलता है। अब ये जो किस्त आ रही है 1 अरब और 17 करोड़ डॉलर की, इसको कहां पर कंज्यूम किया जाएगा? क्या फूड क्राइसिस को मैनेज करने के लिए ये पैसे सर्व किए जाएंगे? ये किस तरह से मैनेज होगा? बिल्कुल बिलाल, ये $1 बिलियन क्वेश्चन है जो आपने किया है कि ये पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि ये जो आईएमएफ से पैसे आ रहे हैं इसको किस मद में खर्च किया जाएगा। देखिए, हमारी इकोनॉमी को जो सबसे बड़ा चैलेंज ओवर दी ईयर्स रहा है वो ये डेट रीपेमेंट्स का है। यानी जितने भी कर्जे हम लेते हैं उसकी अदायगी और उसके ऊपर सूद की मद में जो हम पैसे अदा करते हैं, ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इस वजह से हमने देखा है कि हमारे यहाँ अभी तक फिस्कल मैनेजमेंट जो है वो ठीक तरह से नहीं हो पाई है। पिछली गवर्नमेंट के लिए भी एक दर्द सर बना रहा और इस हुकूमत के लिए भी मुख्तसर वक्त में यही सबसे बड़ा मसला है कि वो जो डेट रीपेमेंट थी उसको करने के लिए आपको कर्जे लेने पड़े हैं। अभी तो देखना ये है कि गवर्नमेंट इसको किस तरह प्लान करती है। वैसे आपका सवाल जो है कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो कहीं किसी हद तक हमारा एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने में मदद देगा। लेकिन ऑल एंड ऑल ये जितना भी पैसा है ये सारा डेट रीपेमेंट यानी कि कर्जों की अदायगी की सूरत में ही आपको अदा करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर आप मजीद चाहते हैं, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी, रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा उसके लिए हमें बहुत ज्यादा फंड्स रिक्वायर्ड होंगे। अभी हमारी जितने भी जो ममालिक हैं जिनसे हमारी दोस्ती है उनसे हम ये डिमांड कर रहे हैं, उनसे हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें कुछ पैसे दें। और आगे भी ऐसा ही होगा कि जितनी भी मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं, खासतौर पे सऊदी अरब हैं, यूएई है, उनसे हमारी नजरें उस तरफ होंगी कि वहां से अगर हमें कोई पैसा मिल जाता है तो हम रिहेबिलिटेशन को स्टार्ट कर सकें। अब चैलेंजेस बहुत ज्यादा सवेरे हैं क्योंकि अभी एक चीज की निशानदेही आपने की है कि जो कमोडिटीज की जो शॉर्टेजेस होंगी। अच्छा यार सर, ये तो ठीक है कि जाएगा। आईएमएफ की शर्त मंजूर होने के बाद और फिर ये किस्त मिलने के बाद ही ये जो ममालिक हैं जो कर्ज की मद में दे रहे हैं पैसे, या फाइनेंसिंग की मद में दे रहे हैं या तेल की मद में दे रहे हैं, 12 अरब डॉलर बनते हैं कुछ चीन के साथ, यूएई के साथ, और कतर भी है उसमें, और सऊदी अरब भी शामिल है। 4 ममालिक हैं, 12 अरब डॉलर की कुछ रकम बनती है ये लगभग। ये भी मदद जो है वो कर सकती है रकम। लेकिन अगर मैं बात करूं कि किससे हम मुनासिब कीमतों के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं इस फूड क्राइसिस को कम करने के लिए, जो चीज हमें इंपोर्ट करने की जरूरत होगी, तो वो कौन से ममालिक होंगे? देखिए, जो कमोडिटीज की आप मिडिल ईस्ट की तरफ देखते हैं तो वहां पर हमें कोई ज्यादा जो है वहां पे आपको पता है वो क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है। चाइना एक ऐसी कंट्री है और एक हमारा दोस्त मुल्क है जहां पर इस हवाले से बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो इस वजह से हमारी जो मेजर कमोडिटीज हैं वो हम वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। एक तो चीज ये है। दूसरी चीज आपने कहा कि हम अगर पाइल ऑन कर भी लेते हैं, अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व हम जमा कर भी लेंगे तो हमें 10 बिलियन या इससे ज्यादा की अमाउंट अपने पास रखना जरूरी होगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास जब तक पैसे नहीं होंगे तो आपको एक और बड़ा प्रॉब्लम जिसको आपने देखा अभी फेस किया रिसेंट टाइम्स में, वो रुपये डॉलर की पैरिटी थी। यानी कि रुपये और डॉलर का जो तवाजुन है वो बिगड़ जाएगा। इसलिए आपके पास फॉरेन रिजर्व होना जरूरी है। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको अखराजात अपने करने हैं, अपना एक्सपेंडिचर चलाना है, तो उसके लिए आपको अपनी एक्सपोर्ट्स को मजीद बढ़ाना होगा। लेकिन अब देखना ये कि ये जो गवर्नमेंट है इसके पास टाइम बहुत थोड़ा है और ये जो शॉर्ट टर्म प्लान है ये इससे पहले भी इसी तरह एग्जीक्यूट करते रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्लान के अंदर तमाम चीजें स्टेबल नहीं हो सकती, लेकिन ये जितना भी अरसा आप गुजारेंगे उसमें कहीं ना कहीं इनको रिलीफ मिल जाएगा। अब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर मेजर लेने की कोशिश की गई टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए तो वो बड़ा मुश्किल फैसला होगा इस हुकूमत के लिए, क्योंकि वो एक अनपॉपुलर डिसीजन जो है वो काउंट किया जाता है। तो वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है टेबल पे। हमें देखना ये होगा कि इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, क्योंकि अब एक्सपोर्ट्स की बात करें तो नुकसान क्योंकि इतने ज्यादा हैं, क्योंकि कॉटन हमारी जो है उसको नुकसान हुआ है, तो ऑल इन ऑल इसका हमें जो असर है वो हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी नजर आएगा। इसके अलावा जो हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की शक्ल में भी कुछ, जैसे हम डेट्स हैं वो हम एक्सपोर्ट किया करते थे, वो अब हम बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है। क्योंकि सिंध के अंदर जितनी डेट्स थी, बलूचिस्तान के अंदर जितनी डेट्स थी, वो सब खराब हो चुकी हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अब हमें बहुत ठीक है, सारी हम losses जो एक्सपोर्ट की हैं बात तो अभी बिल्कुल इस तरह नहीं कर सकते, क्योंकि एक सैलाबी कैफियत आफतज़दा जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है मुख्तलिफ प्रोविंसेस को। अब सवाल ये पैदा होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास कोई अल्टरनेटिव प्लान है कि किस तरह से चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा अगर हम नहीं कर पाते हैं इम्पोर्ट उन ममालिक से जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है? बिल्कुल बिलाल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखें, आप पहले से ही आईएमएफ के प्लान के अंदर हैं, लेकिन ये जो जितनी भी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, जैसे एडीबी है और दीगर इंस्टीट्यूशंस हैं, आप इनको फिर परस्यू करेंगे, ये आपके लिए कोई बेल आउट या कोई इस तरह का प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस कर पाए, आपको उसकी तरफ जाना होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक से आपने रुजू करना होगा, जो आपको एक क्रश जो है वो लोन या कोई आप बेल आउट पैकेज की शक्ल में आपको एक्स्ट्रा जो है वो पैसे मिल जाएं, तो उससे ये सारी चीजें जो किसी हद तक कवर हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि नुकसानात इतने ज्यादा है, मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं कि अभी तो इसकी आप समझ लें कि एस्टिमेटेड कॉस्ट भी नहीं निकाली गई है कि ये जो डैमेजेस हैं इसकी कितनी कॉस्ट बनती है। ये तो सारा बारिश का पानी जितना भी सैलाब का है, जब वो निकल जाएगा उसके बाद ये तमाम चीजें कैलकुलेट होंगी कि आपके टोटल लॉसेस कितने हैं, और उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसे आपको याद होगा, इससे पहले जब पाकिस्तान में फ्लड आया तो एक फ्लड सरचार्ज जो है वो लगाया गया था। तो होपफुली गवर्नमेंट जो है वो सरचार्ज को परस्यू करेगी। बिजली के बिलों के साथ हो सकता है कि वो भी लगाकर आवाम तक उसको पास ऑन करें, ताकि गवर्नमेंट की किटी में पैसे आए और वो इस तरह रिहेबिलिटेशन का काम स्टार्ट करें। लेकिन ये जो कमोडिटी क्राइसिस है ये आगे बहुत ज्यादा स्वेयर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, यासिर, आखिर में ये भी जानना चाहूंगा प्राइस कंट्रोल के हवाले से, ये जो एकदम से हम देख रहे हैं कि स्केल ऊपर गया है, कीमतें आसमान को छू रही हैं। 70 रुपए 80 रुपए जो चीज़ें कोट की जाती थी वो 300 400 और 500, आपने भी बताया स्टैटिस कि 500 रुपए तक वो चीज़ें पहुंच चुकी हैं। सब्जियों की बात कर लें, गोश्त की बात कर लें, नेसेसिटी जो गुड्स हैं उनकी बात कर लें, तो इसको प्राइस कंट्रोल के लिए क्या सजेशंस होनी चाहिए या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बलाल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी अभी आपने बात पूछी कि देखिए, प्राइस कंट्रोल एक मैकेनिज्म होता है। पाकिस्तान में भी वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि जो हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं और खासतौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने की, तो बुरी तरह से इन तमाम चीजों को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आते हैं। आप जाकर अगर लोकल मार्केट में सर्वे करें तो आपको पता चलेगा, एक दुकान के ऊपर आपको अलग रेट मिलता है, दूसरी दुकान पे आपको अलग रेट मिलता है, इसी तरह सब्जियों के रेट्स आपको मुख्तलिफ मिलते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसमें जो होलसेल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सूबाई हुकूमतों की होती है। चारों सूबों की सूबाई हुकूमतें अगर इस सिलसिले में काम करें तो जाके इन प्राइसेस को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वगरना यही सूरत हाल होगी जैसे अभी आप देख रहे हैं कि आप जितनी भी चीजें जो सैलाबजदा इलाकों में भिजवाने की हैं, जिसमें टेंट्स हैं, जिसमें ड्राई मिल्क है, इसके अलावा और दीगर आइटम्स हैं, उसके ऊपर प्राइसेस एकदम से आपने देखा उसमें इजाफा हो गया और कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और खासतौर पे इनका बनाया हुआ जो सिस्टम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो डीसीज हैं और इसके जो मातहत इदारे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को मेक श्योर करें कि ये जो दुकानदार हैं वो प्राइसेस का मनमाना इजाफा ना करें। अगर वो इस चीज को करने में कामयाब हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि कुछ कहीं ना कहीं रिलीफ मिल सकता है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का इसमें इनपुट जो है वो बहुत कम होता है। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है कि वो वीट की प्राइसेस को मार्केट में कंट्रोल करे। आप देखिए कि इससे पहले भी जब प्राइसेस आया, चारों सूबों में अलग रेट के ऊपर वीट जो है वो फरोख्त हो रहा था। तो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज्यादा जिम्मेदारी है। ठीक है, ये क्राइसिस तो आ गए, फाइनेंशियल टास्क फोर्स की बात की जाए, कैबिनेट की बात भी कर ली जाए, तो क्या इस पर गौर करना शुरू किया? अब तक कोई इस पर पेशरफ्त हुई है? देखिए बिलाल, बड़ी अनफॉर्चुनेट ये है कि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां पर बड़ी माजरत के साथ जो सियासी जमातें हैं वो तो अपना रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर सियासी जमात, मैं नाम नहीं लेता, लोगों को इस बारे में इल्म है। अभी कुछ देर पहले ही एक ऑडियो लीक आई है जिसके अंदर आईएमएफ प्लान के हवाले से जो इंस्ट्रक्शन दी गई है फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर की, वो भी लोगों के सामने आ चुकी है। अब आप देखिए कि जब सियासत इस तरह होगी कि मुल्क को स्टेज पे लगाकर सिर्फ अपने इक़्तिदार को हासिल करने की कोशिश की जाएगी, तो उसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? आप देखिए कि एक बाकायदा उस ऑडियो लीक के अंदर ये बात सामने आई है, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तरीन साहब, कि आप मुल्क अगर डिफॉल्ट होता है तो होने दें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें और आप वजह ना बने कि आपकी वजह से आईएमएफ जो वो लोन अप्रूव कर दे। ये चीज इस वक्त क्वेश्चनेबल है।
ये डिबेटेबल पॉइंट है कि क्या मुल्क में ऐसे लोग सियासत करेंगे, ऐसे लोग इख्तिदार की जंग लड़ रहे हैं जो मुल्क को स्टेक पे लगा देंगे। अगर यही सिलसिला चलता रहेगा तो फिर आप कैसे सर्वाइव करेंगे, ये बताइए। तो जो बात अभी आपने कही है कि ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको क्या करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ दिन पहले एपीसी अनाउंस की, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी गई है। इस सूरत हाल में ये जो एक गैर मामूली सूरत हाल है, इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड होना पड़ेगा और इस चीज को मेक श्योर करना पड़ेगा कि फेडरल और जितनी प्रोविंशियल हुकूमतें हैं वो कोऑर्डिनेशन के साथ काम करें। जैसा कि हमने देखा कि कोरोना के अंदर जब एक बॉडी बनाई गई, नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर एक बनाया गया, उसमें चारों सूबों को जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे वो कोऑर्डिनेट करते थे वफाक के साथ, और वो प्राइम मिनिस्टर खुद उसको लुक आफ्टर करता था। उसके बाद फिर आपने देखा कि कोरोना को हमने टैकल किया। अदरवाइज अगर इसी तरह सारे सूबे अपने फैसले करेंगे और इक़्तिदार के उसूल के लिए, वेरी सॉरी कि जिस तरह की बात सामने आई है पंजाब के अंदर, जिस तरह का फैसला लिया जा रहा था या जो होने जा रहा था, वो एक बहुत ही खतरनाक अमल था। अगर इस मौके पर भी अगर हमने सियासत को नहीं छोड़ा और अगर मुल्क की बका के लिए साथ मिलकर काम नहीं किया तो इसका नुकसान बहुत देर तक जो है वो हमें नजर आएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महमूद यासिर हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एंकर पर्सन। अब देखना ये जो फूड क्राइसिस इस वक्त देखे जा रहे हैं मुल्क के अंदर, और जो कीमतें हैं अशिया खुर्दनोश की, उसमें तेज़ी से इजाफा भी देखा गया है, शॉर्टेज भी देखी गई। अब देखना ये कि इंपोर्ट कहाँ से की जाती हैं चीज़ें, या फिर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरह से स्ट्रेटेजिक प्लान देते हैं पाकिस्तान को। कोई ऑल्टरनेटिव प्लान अगर है तो वो दिया जाए, या फिर अगर देखा जाए कि जो IMF की किस्त 7वीं और 8वीं किस्त जो अदा होनी है उस पैसे को कहाँ पर, वो जो 1 अरब 17 करोड़ डॉलर को कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है। उसके बाद फिर जो दोस्त ममालिक हैं, 4 ममालिक ने 12 अरब डॉलर देने की, इमदाद करने की यकीन दहानी भी कराई है, तो उन पैसों को कहाँ पर यूटिलाइज किया जाए। तमाम चीज़ें अब देखना ये कि फेडरल कैबिनेट की बात की जाए या फाइनेंशियल टास्क फोर्स की बात की जाए या फाइनेंशियल डेस्क की बात की जाए, वो किस तरह से इन चीज़ों को टैकल करते हैं। वक्फा लेंगे, इसके बाद एक और स्टोरी है जाली लाइसेंस के हवाले से, और जाली लाइसेंस के ऊपर असले खरीदने की जो इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं उस पर क्या एक्शन लिया गया वो भी आपको बताएंगे।